इस बार जैसे ही नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत शॉकिंग था। एनटीए के थ्रू से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज हुए, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, पेपर लीक XYZ बहुत सारी चीज़ें हुई। और जैसे ही नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आया, बहुत सारे नीट यूजी 2024 के जो एस्पिरेंट्स थे अपने अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस के ऊपर गए। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो 500 से 600 साढ़े 600 के बीच के थे। अब इतना एक सिंपल सा मानना है भाई, जो नीट के एग्जाम में 500 प्लस स्कोर करते हैं, दे आर डिजर्विंग कैंडिडेट इन इंडिया, उनको सीट्स मिलनी चाहिए। अब जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट नहीं मिली इंडिया में, उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड को एज ए फ्यूचर ऑप्शन चुना। अब जब वो एमबीबीएस अब्रॉड को फ्यूचर ऑप्शन चुनने गए तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, एंड हर स्टूडेंट और हर पेरेंट्स ये सबसे ज्यादा कोशिश करता है कि हम एमबीबीएस अब्रॉड जब भी जाएं तो एक सस्ते से कम बजट में एक अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी जाए, जहाँ की इन्वायरमेंट अच्छी हो, जहाँ पे इंडियन फ्रेंडली इकोसिस्टम हो। ये सारी चीज़ें कोशिश करता है। और जब इन सारी चीज़ों में वो एमबीबीएस अब्रॉड में कोई कॉलेज ढूंढने जाता है तो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे स्टूडेंट से, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करता है। आज के दिन में तो हर गली, हर नुक्कड़, मतलब हर कोई ज्ञान देने के लिए बैठा है एमबीबीएस अब्रॉड में क्या है। अब इसी बीच में बहुत सारे क्यूरीज हुई, बहुत सारे लोग कांटेक्ट किए बहुत सारे अलग अलग लोगों से। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे मिथ्स निकल के आए एमबीबीएस अब्रॉड को लेके, और बहुत सारे र्यूमर्स भी आए। र्यूमर्स कुछ तो थे जो कि हो सकता है कि गलती से आ गए हो, बट बहुत सारे र्यूमर्स जो थे अलग अलग डिफरेंट कंसल्टेंट के थ्रू प्लान किए गए थे। अब देखो इसमें हुआ क्या कि क्या होता है ना कि जिस कंसल्टेंट का जिस यूनिवर्सिटी में चीजें नहीं मूव ऑन हो रही होती, वो कंसल्टेंट पर्टिकुलर उस दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए बहुत गलत गलत बातें बोलता है। लाइक वहां पे हाथी के दांत है, दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें बोली जाती है। तो जब ये सारी बातें हुई तो स्टूडेंट्स ने बहुत रिक्वेस्ट करा कि भैया एक आप फैक्ट चेक वीडियो बना ही दो, एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस। तो इस वीडियो में बेसिकली हम सारे मिथ्स और र्यूमर्स की फैक्ट चेक करेंगे कि क्या उस बात में कितनी सच्चाई थी, क्या वो बात सही था या झूठ था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम रोशन, अ 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। बेसिकली अगर हम इंडियन टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बात करें तो मैं भी एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो में एक चीज जो अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं सबको मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू, आप इस तरीके से मुझे मतलब कांटेक्ट किए, एंड दिस टाइम वेरी हाई टाइम फॉर मी 2024 का जो सीजन रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी यूट्यूब की कैरियर चालू करी और कहीं ना कहीं आज हम 980 सब्सक्राइबर्स के आसपास हैं। तो नियर अबाउट मेरा 1K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। एंड इन ऑल दिस प्रोसेस जब स्टूडेंट मेरे से कॉन्टैक्ट किए तो मैं ये चीज़ को देखा कि मैं अपने वीडियो में ये यू वाला प्रोसेस करके, चाहे यू वाला प्रोसेस करके कहीं पे भी अपना नंबर नहीं देता हूँ कि आप मेरे से इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा करके मैं नहीं करता हूँ। आइदर इंस्टेड ऑफ ऑल दिस मैं बहुत कम क्या, अभी तक मैं एक भी यूट्यूब लाइव सेशन भी नहीं किया। तो बच्चे मेरा नंबर कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर कमेंट बॉक्स से निकाल के मेरे से कांटेक्ट किए, एंड दिस टाइम आई सेव मोर देन 500 स्टूडेंट कांटेक्ट कर चुके हैं, एंड और भी क्यूरीज आ रही है। अब इसमें देखो होता क्या ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से अपसेट भी हो जाते हैं कि भैया आपने जितना उनको उम्मीद था उतना मैं डाटा, चाहे उतना उनकी हेल्प नहीं कर पाया। देखो भाई एक चीज़ समझो, मैं रशिया में स्टूडेंट हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ कि मैं किसी को दूसरे यूनिवर्सिटी विजिट करके उसका रिव्यू आपको दूँ, उसका फीडबैक आपको दूँ। तो मैं जिस यूनिवर्सिटी को जानता हूँ या जिस पर्सन को जानता हूँ, मैं जनरली उनको ये बता देता हूँ स्टूडेंट्स को कि देखो ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, यहाँ के ये लोग ऐसे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बट अब होता क्या है कि अब कोई बच्चा कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछता है तो लिटरली आई डोंट हैव आइडिया कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ पे जो एजेंट वर्क कर रहे हैं, चाहे वहाँ की जो को स्टाफ है वो कैसे है। अब इस बीच में क्या होता है ना कि मैं उनको एक सिंपल से रिप्लाई देना पसंद करता हूँ, देखो बाबू आप वहाँ के स्टूडेंट से बात करो, वो कंसल्टेंसी कैसे उसके बारे में लो, जितने न्यूट्रल स्टूडेंट से आप बात कर सकते हो उतना एक अमाउंट करो, क्योंकि मैं ना उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानता हूँ ना कभी उस पर्टिकुलर सिटी में गया हूँ। तो एक सिंपल से ये रहता है कि प्लीज आई हैव नो आइडिया। सो ये सारी चीज तो हो गई कॉमन। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जो टॉपिक था और उसमें का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ है, जो हर कंसल्टेंट, हर एजेंट, हर स्टूडेंट अपने वीडियो में बोलता है कि जितनी बड़ी सिटी होती है उतना बार आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो जब भी हम एमबीबीएस की डिग्री में प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करते हैं, क्लिनिकल वेनिएट की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर का मतलब होता है कि आप ओपीडी रन करोगे, आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट रन करोगे, एंड ओपीडी रन करने का मतलब होता है कि आप अपने 6 साल के पीरियड के दौरान
दौरान आप कहीं ना कहीं पेशेंट ट्रीट करोगे, बट ऐसा नहीं होता। देखो सिंपल सा मत है कि जो इंडिया के जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जो इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होते हैं उनको 3 साल के जितने भी थ्योरेटिकल क्लासेज होते हैं, सब्जेक्ट्स के क्लासेज होते हैं, उसके बाद उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपने किसी भी प्रोफेसर के अंडर में, विजिलेंस के अंदर में वो ओपीडी रन कर सकते हैं, वो पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं। बट एज एन अब्रॉड ऐसा नहीं होता। अब्रॉड के लिए, इंडियन स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल स्टडीज की चीजें दूसरी तरीके से होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको लाइव केसेस दिए जाते हैं, मतलब रियल टाइम पेशेंट्स बताए जाते हैं, जिसमें आपको उस क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की डिजीज के जब भी आती है तो उसको केस हिस्ट्री के थ्रू दिखाया जाता है। अब इसमें जब केस हिस्ट्री के थ्रू दिखाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि हमको बहुत सारे अलग अलग पेशेंट की जरूरत नहीं होती। हम जनरली जो 12 से जो 15 बच्चों का जो ग्रुप होता है उसको 3-4 पेशेंट डॉक्टर या फिर प्रोफेसर आपके ले जाके दिखाते हैं और उसमें बताते हैं कि किस किस तरीके से आपका जो भी स्टेथोस्कोप का यूज है या फिर बीपी जो फ्लक्चुएशन होगा वो कैसा होगा, लैब डायग्नोस्टिक्स कैसी होगी, फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या डिफरेंसेज आएंगे, ये सारी चीज़ों को बताया जाता है। ना कि आप कभी अपने 6 साल के पूरे कैरियर में ओपीडी रन करोगे। तो दैट्स द मेजॉरिटी थिंग। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज होते हैं, आइदर वो इंडिया में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो हॉस्पिटल से रिलेटेड होते हैं। एंड आई थिंक कि शायद ही दुनिया में कोई एक ऐसा हॉस्पिटल होगा कि उसके पास हर केस के डिफरेंट केसेस के पेशेंट ना हो। अब इसमें हो क्या रहा है ना कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जो बिलो दी बजट है और अंडररेटेड है। तो उसमें क्या होता है कि वो टीचर्स उतने इंटरेक्ट नहीं करते स्टूडेंट के साथ, उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है और टीचर क्या कर रहा है। तो उसमें ये जो थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिकल नॉलेज की चीजें वो भी लैक कर जाती है। अब जब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हुई तो इसी में ड्यूरेशन को लेके एक और मिथ है कि यहाँ पे जो है आपकी 7-8 साल की डिग्री हो जाती है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो जनरली अभी एनएमसी ने एक नया गैजेट लाया था जिसमें ये बोला था कि आप जिस भी कंट्री से अपनी पढ़ाई कर रहे हो वहाँ की 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप होनी चाहिए। ये 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप क्या है, देखो रसिया में जो आपको डिग्री मिलती है वो 6 साल की ड्यूरेशन की होती है। 6 साल की ड्यूरेशन में आपका 5 साल, जिसमें से 3 साल तक आपको 100% थ्योरेटिकल पढ़ाई की जाती है। आफ्टर 3rd ईयर आपको 4th और 5th ईयर में जितने भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी हॉस्पिटल्स में क्लास लगती है एंड जो भी आपको पार्शियली वे में प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है। वो 5 साल के सारे ये आपके स्टडीज के बाद 1 साल का कंप्लीट इंटरनल रोटेशनशिप होता है जिसको कि एनएमसी मैंडेटरी मानती है। और तो इसी के इसमें ही जो आपका एनएमसी की गाइडलाइन है 1 ईयर कंप्लीट मैंडेटरी इंटर्नशिप का, उसमें जो है ये फुलफिल हो जाता है। तो आपका जो 6 साल के कोर्स है उसके बाद रशिया से या फिर किसी भी कंट्री से, अगर मैं पर्टिकुलर रशिया की बात करूं तो आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं होती। अब रही बात ड्यूरेशन की, देखो जो बच्चे रशिया से करते हैं उनको जुलाई में डिग्री मिलती है, कन्वोकेशंस वगैरह होते हैं, या फिर जून लास्ट मंथ कर लो या जुलाई के फर्स्ट वीक्स कर लो। तो जनरली जो एफएमजी होती है इंडिया में वो 2 टाइम पे होती है। एक एफएमजी होती है मई में और दूसरी होती है दिसंबर में। तो इन शॉर्ट आप कहीं ना कहीं दिसंबर वाले एफएमजी में अपियर हो गए तो उस बीच में जो 5 मंथ्स का पीरियड होता है वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा सेल्फ प्रिपरेशन करने का टाइम मिलता है जिसमें आप अपना 100% पोटेंशियल लगाते हो। तो जब उस दिसंबर में होता है, दिसंबर में आप एग्जाम देते हो, देन आफ्टर वो जनवरी में रिजल्ट आता है, जनवरी से फरवरी मार्च जनरली ले जाता है। तो ये जो डिग्री हो गई आपकी 6 साल रशिया, 5 मंथ्स इधर, फिर 1 साल की इंटर्नशिप, तो ये कहीं ना कहीं 7.5 ईयर्स तक हो जाती है। तो जो एफएमजी अगर एनएमसी कोई उसके बीच में अपना अरंगा ना लगाए तो जो आपका सिंपल सा ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स होगा वो 7.3 7.4 का होगा जब आप कंटिन्यूटी में एनएमसी की एग्जाम, लाइसेंसिव एग्जाम निकाल लेते हो। जो दूसरा सबसे बड़ा मिथ है वो लेटेस्ट मिथ है एमओयू को रिगार्डिंग। एमओयू क्या है, कैसे है, इस चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट किया गया। मतलब एमबीबीएस अब्रॉड में सोशल इंजीनियरिंग में इतना इन लोगों को महारत हासिल है कि अगर कहीं पर राई बन रहा है तो उसको पहाड़ दिखाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। तो दिस इज वन थिंग जो कि एमओयू भी है उस चीज में आती है। और यहीं पे हम बात करते हैं एमओयू की कि क्या चीज है। देखो एमओयू किसी भी यूनिवर्सिटी रशिया की, इंडिया से किसी भी यूनिवर्सिटी से अटैच्ड होती है, मतलब साइन करती है। एमओयू होता क्या है, एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर में कहीं पे भी जो भी दो पार्टी आपस में साइन करती है, अगर हम मेडिकल के क्षेत्र में बोले तो वो आपको अलाउ नहीं करती है कि आप वहां पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो। तो भाई एमओयू में होता क्या, एमओयू इज जस्ट अ थिंग कि जब भी कोई बड़े बड़े पेंडेमिक होते हैं या फिर इमरजेंसी मेडिकल सर्जेज होती है या फिर कहीं पे कुछ जैसे कोविड आया, ऐसे कोई पेंडेमिक आते हैं, तो उसके बीच में जो भी उनके अपडेट्स होते हैं लाइक ट्रीटमेंट्स को लेके, अदर वेरिएंट्स को लेके, डिफरेंट टाइप की डिजीज को जो लेके जो उनके मतलब आप रिसर्च प्रोग्राम्स में जो भी पॉजिटिविटी आती है या फिर जो भी प्रोग्रेस आता है, जो भी डेवलपमेंट होती है, वो दो गवर्नमेंट अच्छे लेवल पे अपने आप में शेयर करती है। अब इसमें क्या एमबीबीएस वालों जो
बैचलर की डिग्री लेते हैं, बेसिकली बैचलर डिग्री कहा जाता है रशिया में, और हमारे यहाँ जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री उसमें क्या फ़ायदा मिलता है? नहीं, ये कहीं से भी ये आपको लीगलाइज नहीं करता है कि अगर किसी XYZ यूनिवर्सिटी की, इंडिया में XYZ यूनिवर्सिटी से MOU साइन है तो वो आपको वहाँ पे अलाउ करेगी प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए, कभी नहीं। अगर आपको इसका बहुत ज़्यादा फैक्ट चेक करना है तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आप उस यूनिवर्सिटी के देख लीजिए कि आपकी नियरेस्ट MOU किस यूनिवर्सिटी से साइन है या किस ऑर्गेनाइजेशन से साइन है। अगर वो उससे साइन है तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, हिंदी में उसको कुलपति कहते हैं, अगर बहुत लोगों को नहीं पता है तो उस कुलपति से आप जाके पूछिए कि क्या इस यूनिवर्सिटी से हम पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर विदाउट एनी वैलिड पेपर्स के अलाउ करोगे? सीधा सा आंसर होता है नहीं। एंड इट्स अ वेरी हाई चांस कि वो रशिया की उस XYZ यूनिवर्सिटी को पहचानते भी नहीं होंगे। इसमें क्या होता है, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है रशिया में अगर आप पढ़ रहे हो, जो कि हर यूनिवर्सिटी ये अलाउ करती है बच्चों को जब भी छुट्टी होती है, वैकेशंस होती है, सेमेस्टर ब्रेक होता है, तो ऑब्जर्वेशन से पीरियड के लिए उसको एक चार्ट दिया जाता है जो कि वो ले जाके इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में दिखाए। तो जनरली सारे मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स उसको अलाउ कर देते हैं कि आप हमारे यहाँ रह के किसी अच्छे डॉक्टर, किसी अच्छे सर्जन के अंदर में आप ऑब्जर्वेशनशिप कर सकते हैं, ना कि वो इंटर्नशिप कहलाता है। थर्ड सबसे बड़ा मिथ आता है इसी के बीच में कि ये यूनिवर्सिटी या मतलब कोई भी रशिया की यूनिवर्सिटी के पास 10-15 डिफरेंट हॉस्पिटल से एक्रीडेटेड है। देखो भाई, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट हॉस्पिटल्स नहीं होते, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो बताता हूँ। इंडिया में क्या होता है कि हमारे सारे जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं मेडिकल फील्ड में या मेडिकल हॉस्पिटल्स में या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, वो इन कैंपस होते हैं। बट अगर हम बात करें यूरोपियन कल्चर की और अगर रशिया की भी हम बेसिकली बात करें तो क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट जगह पे होता है। इन कैंपस कोई चीज़ ही नहीं होता। तो भैया आप फिर पूछोगे कि भैया ये जो वीडियो दिखाया जाता है कि ये हॉस्पिटल है, ये इमरजेंसी हॉस्पिटल है, ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे ये हमारे हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे, ये क्या होता है? देखो सबसे पहले एक चीज़ तो समझो कि पूरे MBBS की डिग्री में ना कहीं इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, ना कोई रोबोटिक सर्जरी की चीज़ें होती है। अब ये चीज़ें क्या है, देखो इसको सीधे से एक समझो कि इन कैंपस जैसी कोई चीज़ें नहीं है। तो जो बच्चे आपको 25 एंगल से एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही बिल्डिंग को जो आपको दिखाया जाता है, बार बार इम्प्लांट किया जाता है कि हमारे हॉस्टल से इतना पास में है, यहाँ आ जाओ, ये है वो है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिंपल सा एक डिपार्टमेंट होता है उस यूनिवर्सिटी का, और उस डिपार्टमेंट, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। जब भी मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाने जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ कि क्या बातों को एक अच्छे से फैक्चुअल चीज़ों के साथ रखना। तो उसमें मैंने देखा है कि एक ही वीडियो, एक ही जगह को 20-25 एंगल से दिखाया गया और वो बोला गया कि वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि MBBS कोई भी, मतलब कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट में इमरजेंसी वार्ड अलग से होता है, ना कि एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट ही होता है। तो जो हॉस्पिटल को आपको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा था वो जनरली क्या था कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट थी, कार्डियोलॉजी, रीनल और हिपैटो। यहाँ पे क्या होता है कि हिपैटो और कार्डियोलॉजी के रशिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं, तो वो उसको डिपार्टमेंट थे। और वहाँ पे जब भी कार्डियो की डिपार्टमेंट है तो ऑफकोर्स आपके पास हार्ट अटैक जैसे केसेज आते हैं, तो वो इमरजेंसी एज ए ट्रीट होता है। तो उस बच्चे को, उस फ्रेशी स्टूडेंट को ये नहीं मालूम था कि वो कार्डियो डिपार्टमेंट है, तो उसने वहाँ पे जाके खड़े होकर ये चीज़ बोल दिया कि ये देखो, ये हमारे हॉस्टल से इतना पास में और ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी ऐसी है। तो दैट्स द थिंग कि आप इस चीज़ को समझे कि 10-15 डिफरेंट हॉस्पिटल्स नहीं होते, वो सिंपल सा एक ही हॉस्पिटल से एफिलिएटेड होता है जो कि रीजनल हॉस्पिटल होता है, और वो 10-15 डिफरेंट प्लेसेस पे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद एक बात आई, एक मैसेज मैंने रिसीव किया। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज और वॉइस नोट्स पड़े हैं जिसमें कुछ भैया हैं जो रसिया के डॉन बने फिर रहे हैं, वो ये तक बोल रहे हैं बच्चे को कि अगर तुमने ये ऑडियो वायरल करी तो तुमको ऐसा हो जाएगा, रसिया आ जाएंगे, हम देख लेंगे। दो भैया हैं अलग अलग जगह के जो अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जिनकी खुद की रेपुटेशन यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी नहीं है, जो खुद लास्ट वार्निंग ऑफ द यूनिवर्सिटी में टिके हुए हैं, और वो जाके क्या बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ख़राब है, यहाँ पे ये लोग ख़राब है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सिटी या लोग पे कमेंट करने वाले की खुद की इतिहास कैसी रही है। वो ये तक बोलते हैं हमारा फैमिली ऐसा है, हम ये करते हैं। भाई देखो, एक चीज़ समझो स्टूडेंट, तुम आ रहे हो ना, तो ये जो क्या होता है एक्चुअली हो क्या रहा है कि दो जने आपस में कॉल करके, वो बच्चा बेचारा जिसकी कंसर्न्स थे, मेरे पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं देखो चीज़ों को पब्लिकली नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी लोगों की, जिसके कंसर्न्स होते हैं, वो बेचारा चुपचाप बैठा और दो लोग आपस में यूनिवर्सिटी ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब बिना मतलब की बातें उसमें बोले जा रहे हैं। राम 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 राम, मतलब क्या ही चीज़ चल रहा था। अगर वो आप ऑडियो सुन लो तो ऐसा लगता है ना कि जस्ट इन चुनिंदा लोगों के कारण MBBS अब्रॉड के जो भी ग्रेजुएट्स हैं ना, अच्छे लोगों की भी बदनामी हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं इन सब के बीच में पिस के रह जाते हैं। देखो, मैं बहुत ज़्यादा तो कमेंट वैसे लोगों को नहीं करना चाहता। अगर तुमको इतना ही है
तो भाई क्यों बैठे हो यूट्यूब पे, चले जाओ कोई दूसरा काम कर लो, गुंडागर्दी कर लो। मतलब इतनी सेंस ही नहीं है कि तुम किस चीज़ की डिग्री लेने आए हो और क्या कर रहे हो। मतलब डॉक्टर बनने आए हो क्या, छपरियों जैसी हरकतें कर रहे हो यार। तो सीधी सी एक बात है, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली आई रिसीव द मैसेज, मैं इस चीज़ को सीधे बोलता हूँ कि हर कोई वैसा नहीं होता है, इतना चिप नहीं होता है, इतने गंदे लोग भी एमबीबीएस अब्रॉड में नहीं बैठे। एक जो चीज़ थी, एक बच्चे ने किसी कंसल्टेंट या उससे पूछा कि भैया अगर मैं एमबीबीएस अब्रॉड आता हूँ और मेरा नेक्स्ट नहीं निकलता है तो क्या होगा। उसने उसको बोलना चाहिए था कि बाबू अगर तुम एमबीबीएस अब्रॉड आ रहे हो, तुमको सबसे पहले तो अपने जो प्राइमरी फोकस रखना चाहिए कि एफएमजी क्लियर करो, इंडिया जाओ, प्रैक्टिस करो। बट वो ताऊ ऐसे ताऊ थे, मतलब ऐसा ताऊ भगवान किसी को ना दे, ऐसा चच्चा भगवान किसी को ना दे। एक कंस मामा का नाम सुना तो वो ताऊ है यहाँ पे, कि आप यहाँ पे आ जाओगे, अगर आपकी नेक्स्ट नहीं निकलती है आप रशिया में ही डॉक्टर बन जाना। सबसे पहले समझो कि आपके यहाँ पे डिग्री लेने के बाद भी रशियन में लाइसेंसिंग एग्जाम हो गया, अगर आपको यहाँ से डॉक्टर बनना है तो वो एग्जाम भी ठीक है इजी होता है, बट इतना इजी नहीं होता है कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए उसको इजीली निकाल सको। जब आपको वो एग्जाम देनी होती है तो इसके बाद आप समझ लो कि जो रशियन डॉक्टर की पे ग्रेड है वो इंडियन डॉक्टर के पे ग्रेड से 20% भी मैच नहीं करती है। उस ताऊ ने उस बच्चे को क्या बोला, अरे तुम्हारा एफएमजी नहीं होगा तो तुम रशिया में ही डॉक्टर बन जाना, यहाँ की जो डॉक्टर की सैलरी है वो बहुत अच्छी है। देखो अगर कोई भी कंसल्टेंट, एजेंट, भैया दीदी, XYZ कोई भी अगर आपको ये ज्ञान दे रहा है ना, बोलो चचा बहुत ज्ञान दे दिए, फोन रखो, खत्म करते हैं इन सारों बातों को। तो प्लीज़ ऐसे कोई भी रूमर्स पे भरोसा करके आप मत आओ कि आप एफएमजी नहीं होगा आप यहाँ पे आओगे डॉक्टर बन जाओगे। देखो जब भी आप एमबीबीएस अब्रॉड को चूज करो ना, दिमाग में फर्स्ट एकदम स्ट्रेट चीज़ों को रखो कि हमको एफएमजी निकालना ही है एट एनी कॉस्ट। उसके बाद आपको जो भी दूसरे स्ट्रीम्स में जाना है, यूएस मिली करो, प्लैब करो, एएमसी करो, न्यूजीलैंड की एग्जाम दो, वो एक अलग चीज़ है, बट सबसे पहले एफएमजी पे फोकस रहो। छठी चीज़ कंसल्टेंट से रिलेटेड है एमबीबीएस अब्रॉड में, जिसने सबसे ज़्यादा गंद मचा रखी है। यूँ कहें कि हर बच्चा हर चीज़ जिससे परेशान है ना वो कंसल्टेंट है। अब क्या होता कि जब से स्पेशल ऑपरेशन इन यूक्रेन हुआ रशिया का, तब से क्या हुआ कि रशियन यूनिवर्सिटीज़ डॉलर एक्सेप्ट करना बंद कर दी। उसके कारण क्या हुआ कि जो इनके फ़ी है उसमें डेविएशन आते रहते हैं, मतलब इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से यूनिवर्सिटी हर टाइम अपनी फ़ी बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी आया था 3rd ईयर में ट्रांसफ़र होकर यूक्रेन से, तो उस समय मैं पे करता था 2,55,000 और 65,000 के आसपास। राइट नाउ इन 5th ईयर माई फीस इज नियर अबाउट 3 लाख। तो अब इस बीच में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जो कंसल्टेंट होते हैं, या फिर आप यूँ कहें सो कॉल्ड ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर, जिनके ये दिखाते हैं कि उनकी जो ऑफिस है वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है XYZ यूनिवर्सिटी के इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक कॉन्ट्रैक्ट उठाए होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे वो ऑफिस चला रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर गवर्नमेंट चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट ऑथराइजेशन के साथ उसको इंडिया में बैठा रखा है, नहीं, दिस इज ए सिंपल बिजनेस लॉ भी जो वो फॉलो अप करता है। इस बीच में क्या होता है कि वो एक साइन कराता है, जिस साइन में ये लिखा होता है कि आप देखो, जो वो बोलते हैं जनरली वो पेरेंट्स को क्या बोलते हैं कि अगर आप हमारा ये बॉन्ड, एक्सटर्नल बॉन्ड साइन करोगे तो आपको कभी भी फी नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता, बट उस बॉन्ड में क्या लिखा होता है कि इन एनी कंडीशन अगर आप हमारा बॉन्ड तोड़ते हो तो आपको 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 12,000 ऐसे कुछ फॉर्म्स को आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। अब देखो वो साइन करवाते हैं, सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ समझो कि कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट इतना बड़ा रशिया में नहीं हो गया कि वो पुतिन को चैलेंज कर सके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सिंपल सा एक बात है, जब भी आप रशिया आ रहे हो और गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो इस गवर्नमेंट का डिसीजन होता है कि वो फी आपके लिए कैसे तय करेगी और कितना तय करेगी, ना कि किसी एजेंट का। कुछ एजेंट इसमें तिस्मार खानगिरी भी कर रहे हैं। एक्सेप्ट कुर्स्क, आई डोंट नो कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डॉलर में पे कर रही है, तो कुछ है कंसल्टेंट ऐसे जो डॉलर में फी लेना पसंद करे क्योंकि उनको एक मोटा अमाउंट उस बीच में भी बच रहा है। तो अब एक सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी एजेंट से आते, जनरली वो जो बॉन्ड साइन कराते हैं वो आपसे लास्ट टाइम में कराते हैं। उस लास्ट टाइम में ये होता है कि आप एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले वो कोई कन्वोकेशन, कोई मीटअप्स करते हैं, उसमें आप जाते हो और उसमें वो 3rd बॉन्ड साइन कराते हैं। देखो वैसे तो वो बहुत सारे ना बॉन्ड की फ़ोटो लेने नहीं देते हैं, बट कुछ स्टूडेंट हैं जो जुगाड़ी लाल होते हैं, उन्होंने उस बॉन्ड की भी फ़ोटो मुझे भेज दी है। तो अगर मैं उस बॉन्ड की फ़ोटो को जनहित में जारी कर दूं तो चीज़ें खराब हो जाएगी। बट एक चीज़ समझ लो, मैं इतना आपको एक गाइडेंस दे देता हूं
कि कभी भी कोई भी बॉन्ड साइन करने से पहले इधर आप स्टूडेंट के तौर पे और पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक बॉन्ड आप भी साइन कराओ, एक एफिडेविट का पेपर आप भी उस एजेंट से साइन कराओ कि जितनी प्रोमिसेस आपने अपने फोन पे अपने मैसेज पे हमसे करी है ना इंडिया बैठे, अगर उस प्रोमिस में से आप उसका 100% नहीं देते हो तो हम आपसे जितना आपका बॉन्ड में चार्जेज है उससे 10 गुना चार्जेज करेंगे, और जो भी मेरे बच्चे का पढ़ने लिखने का चीजें होगा वो सारी खर्चे आप उठाओगे। देखना वो एजेंट वहां से मुकर जाएगा। तो प्लीज अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में आपको भेज रहा है जहां पे बॉन्ड रेगुलेटेड बॉडी चीजें हो रही है तो आप उस यूनिवर्सिटी को नेग्लेक्टेड भी कर सकते हो। और भी यूनिवर्सिटी और भी कंसल्टेंट है जो ऐसे बॉन्ड्स को मतलब अपने चीजों में बढ़ावा नहीं देते हैं। फिर आता है 7वां चीज, एक होता है एफएमजी डिस्क्रिमिनेशन। बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया में, हर बच्चों को जो भी एमबीबीएस अब्रॉड आते हैं उसके मन में ये चीज़ होता है कि अगर हम एफएमजी करेंगे या फिर एमबीबीएस अब्रॉड करेंगे तो क्या हमको वही चीज़ों से साथ जो पैरामीटर्स आईएमजीज के साथ होता है, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के साथ होता है, सेम होगा, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज सेम होंगी, हमारे पास जो जॉब में पेइंग ग्रेड होंगे वो सेम होंगे, हमारे लिए नीट पीजी में क्या क्या चीज़ें अलग होगी। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो एफएमजी जो मेडिकल की डिग्री है ना, एफएमजी तो आप पहले साइड कर दो, जो मेडिकल की डिग्री है वो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज बेस्ड होती है। आप कितने भी अच्छे यूनिवर्सिटी से, आप चाहे एम से पढ़ लो, आपने कॉलेज में जाके पढ़ाई नहीं करी है और आपको अच्छी नॉलेज नहीं है, अच्छी प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, अच्छी चीज़ों से आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, तो आप कहीं पे भी एक अच्छे डॉक्टर कंसर्न नहीं किए जाओगे। तो व्हाट मैटर इज कि आपने कितने अच्छे से यहाँ पे आके 6 साल अपने आप को तोड़ा है बुकों के साथ, कितना अच्छा नॉलेज गेन किया है, कितना अच्छा सेल्फ स्टडी किया है, कितना अच्छा वो जो वेकेशन का टाइम होता है सेमेस्टर ब्रेक में आपने उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर को एज एन ऑब्जर्वेशनशिप ऑब्जर्व किया है। ये चीज़ें डिपेंड करती है। जब आप एक एफएमजी एग्जाम क्लियर कर लेते हो, इन शॉर्ट अगर आप लाइसेंसिंग एग्जाम इंडिया में क्लियर कर लेते हो तो आप आईएमजीज भी के बराबर हो और एफएमजीज के बराबर हो, रेदर देन कहीं ना कहीं हल्की फुल्की चीज़ें होती है, लोग आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट आउट करते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आप इस चीज़ों को ईजिली से ओवरकम कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर आप अपने डिग्री के साथ ऑनेस्ट हो तो कहीं पे आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। हर एफएमजी, हर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है वो सेम होती है। बट हाँ, कुछ ऐसा है कि शायद रिजर्वेशन वगैरह में नीट पीजी में एफएमजी वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब देखो 8वां जो सबसे बड़ा मिथ आ रहा है वो आ रहा है यूनिवर्सिटी एक्सप्लेनिंग और एक्सप्लोरिंग के टाइम में जो एजेंट अपने वीडियो में बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई एजेंट या कोई स्टूडेंट कम एजेंट अपने वीडियो को एक्सप्लेनिंग करता है तो वो रशिया की किसी यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट को दिखाता है। एस्टेब्लिशमेंट से क्या होता है, वो यूनिवर्सिटी 119 साल 120 साल या 200 साल पुरानी तक होती है क्योंकि रशिया एक बहुत ओल्ड कंट्री रहा। इस बीच में क्या होता है कि वो स्टूडेंट जब कोई कंसल्टेंट ऐसी बातों को अपने वीडियो में बोलता है तो एक माइंडसेट तैयार हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि ये बहुत ओल्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ की चीज़ें ऐसी होगी, ऐसी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर्स होगी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े मशीन्स दिखाए जाते हैं। बट पॉइंट इज ये आपको नहीं देखना है। क्या देखना है कि वो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट, बेसिकली इंडियन स्टूडेंट को कब से एक्सेप्ट कर रही है और जो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट की आउटफ्लो है वो कितनी ब्रेक हुई है, कितना अच्छा रहा है, या फिर वहाँ के स्टूडेंट्स ने क्या सफ़र करी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज है, 3-4 यूनिवर्सिटीज है रशिया में जो आज के दिन में 2-2 हज़ार बच्चे को ले लेती है, बट 4th ईयर 5th ईयर आते आते उस बच्चों को जस्ट ऑन दी फॉल्स मेडिकल चेकअप HIV पॉजिटिव तक कर देती है, हेपेटाइटिस पॉजिटिव कर देती है। तो ऐसे ऐसे पॉजिटिवनेस करके वो बच्चों को फेल कर देती है एंड विदाउट एनी ऑथेंटिक रीजन बच्चे को अपनी डिग्री से 3 साल के बाद हाथ धोना पड़ता है। फिर एक चीज़ आता है फर्स्ट ईयर में मेडिकल प्रैक्टिकल एक्सपोजर का। देखो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के पहले मैं बहुत बात कर रखी है। अब होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, उसको एजेंट्स या फिर भैया दीदी जो सीनियर्स होते हैं वो उनको मोटिवेट करते हैं, आप आइए वीडियो बनाइए, हमारे यूनिवर्सिटी को प्रमोट करिए, मतलब एडवर्टाइजमेंट करिए यूट्यूब पे। अब बच्चा आता है उसको तो कुछ दिखता नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देखा है जिसको नाक से बोलते हो करते रहते, वीडियो पे बोलने तक नहीं आता, वो आ जाते हैं यूट्यूब से। अब होता क्या है कि आज के दिन में देखो फ़ोन का ज़माना है, हर कोई यूट्यूब पे ईजिली आ सकता है, जस्ट ऐसे फ़ोन उठाए बोलते हैं हेलो मेरे दोस्त, चालू हो जाते हैं। अब होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में मेडिकल एक्सपोजर कितना मिलता है और क्या ये बात सच्चाई है। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट ईयर में कहीं पर भी मेडिकल एक्सपोजर नहीं मिलता, क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता, प्रैक्टिकल वेनिट में आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी एमबीबीएस अब्रॉड में, बेसिकली रशिया में जो फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट्स होती है वो होती है जितने भी आपके लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स हो गए और थोड़ी बहुत जो बेसिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो होती है, और हल्की सी एकदम हल्की सी अगर आपका मसल्स और बोन्स एनाटमी में, और एकदम बेसिक सी हिस्टोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो जस्ट यू कांट इमेजिन कि कोई डॉक्टर इतना बेवकूफ़ी होगा कि अपने पेशेंट को उस नालायक के साथ छोड़ेगा जिसको फार्मेकोलॉजी, जिसकी पैरासीटामोल पे ख़त्म हो जाती है, जिसको सिट्रिजिन के स्पेलिंग तक नहीं आती, और उस स्टूडेंट के साथ कोई अपने
पेशेंट को छोड़ेगा। तो दैट्स नॉट अ राइट थिंग कि आपको फर्स्ट ईयर से ही क्लिनिकल वेनिएट या फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। जो आपको क्लासेस दिखाई जाती है वो क्लासेज होती है एक्चुअली नर्सिंग की। इसमें एक चीज़ और ऐड होता है, रोबोटिक सर्जरी। देखो रोबोटिक सर्जरी की जहाँ तक बात है, रोबोटिक सर्जरी पूरे एमबीबीएस अब्रॉड के 6 साल के कोर्स में कोई एक ऐसा अलग से सब्जेक्ट नहीं है। तो वो क्या चीज़ें होती है जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के यूट्यूब पे दिखाया जाता है? सिंपल सा एक चीज़ होता है कि वो एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो होता है। एडवर्टाइजमेंट वीडियो क्या चीज़ का होता है? वो सिमुलेशन सेंटर का एडवर्टाइजमेंट वीडियो होता है, जो कि जनरली क्या होता है कि इस यूनिवर्सिटी का डीन या फिर जो फॉरेन डीन होते हैं जो जनरली प्रमोट करते हैं अपने यूनिवर्सिटी को यूट्यूब पे आके, क्योंकि एक ये बहुत नया ट्रेंड है कि कोई भी आता है फॉरेन डीन को ले आता है, उसके साथ पॉडकास्ट कर रहा है, ये बुलवा रहा है वो बुलवा रहा है। देखो भाई सीधी सी एक बात है यार, डीन का भी गलत थोड़ी बोलेगा। मतलब जिसकी वो कंपनी है उस कंपनी का अपने कंपनी के बारे में थोड़ी कुछ गलत बोलेगा। तो ये बहुत कॉमन है आज के दिन में ये ट्रेंड आना। बट चलो जैसा भी है, एक बार उनका भी ऑफिशियली आके बोलना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वेट बढ़ा देता है। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा हो रहा है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, रोबोटिक सर्जरी के। जो रोबोटिक सर्जरी कोई ऐसा टॉपिक मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता। वो सिंपल सा आपको एक कभी भी एक एजेंट्स जाते हैं डीन से बोलते हैं तो वो सिमुलेशन सेंटर आपको दिखाया जाता है। जो कि रोबोटिक सर्जरी की पार्ट है वो नीट पीजी में आती है। नीट पीजी में भी आपको जब एमएस करते हो, एफआरसीएस करते हो, एमआरसीएस करते हो, उसके लेवल की चीज़ें हैं रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी देख के आप ऐसे खुश होकर मत आ जाना। सिंपल सा वो एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वीडियो को बनाया जाता है जिससे आपको ये समझ में आए कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। वही बात है ना कि यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ राई होगी उसको पहाड़ दिखाने में एजेंट कोई कसर, सिंपल सा कोई कसर नहीं छोड़ा जाता। फिर आती है 10वां जो मिथ है सबसे बड़ा। आपको 2 तरीके की यूनिवर्सिटी होती है रशिया में, और बहुत सुन के आपको हंसी आएगी कि बहुत सारे ऐसे नमूने एजेंट भी बैठे हैं, यूँ कहें कीड़े वाले एजेंट भी बैठे हैं, जो कि ये बोलते हैं कि इंडिया के एम्स की टक्कर की ये यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पे आ जाओगे तो ऐसा हो जाए। पहले तो एक बार समझो, एम्स ना सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक इतने रिन्यूड यूनिवर्सिटी है कि जहाँ के प्रोफेसर जो बुक लिखते हैं वो कहीं ना कहीं एज ए थेसिस हर जगह उसको यूटिलाइज की जाती है। तो एमबीबीएस अब्रॉड को प्रमोट करने के चक्कर में अपने यूनिवर्सिटी का तो रेपुटेशन मत खराब करो, ये सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है। रही बात क्या चीज़ें हैं ये, तो देखो रशिया में 2 टाइप की यूनिवर्सिटी होती है, एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है, एक फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है। तो जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंशियली उसको दी जाती है, फाइनेंशियल बजट उसको दी जाती है, और जो फेडरल यूनिवर्सिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है। इन शॉर्ट आप इतना समझ लो जैसे पटना एक सिटी है, उस सिटी में एक एम्स भी है और पीएमसीएच भी है। पीएमसीएच क्या है तो पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और एम्स भी है। अब इसमें क्या है कि जो एम्स है वो सेंट्रल बॉडी की है और जो पीएमसीएच है वो स्टेट बॉडी की है। तो बस यही डिफरेंस है, ना कि आप फेडरल में आओगे तो चीज़ें आपके लिए बदल जाएगी और चीज़ें ऐसी हो जाएगी कि आप तो एम्स में पढ़ रहे हो। देखो किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी जगह पे जाओगे, जो भी रिस्ट्रिक्शंस प्रैक्टिकल एक्सपोजर को लेके है, आइदर आप फेडरल में हो आइदर आप स्टेट में हो, वो सेम होती है। फेडरल को लोग प्रमोट इसी के लिए ऐसे करते हैं क्योंकि उसकी बजट्स इंडियन, देखो जो आइडियल बजट होनी चाहिए रशिया की उससे ज़्यादा होती है, उससे कई ज़्यादा होती है। तो उनको उस यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए एक ऐसी ऐसी हवा बनानी पड़ती है कि वो यूनिवर्सिटी ऐसी है, आप वहाँ पे जाओगे। इवन क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का ऐसा बुरा हाल है कि बच्चे वहाँ से ट्रांसफ़र ले रहे हैं और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में भी आए। होप सो कभी मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा तो मैं उनकी बातों को भी यूट्यूब पर लाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।